हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इतिहास बैकअप विषय और जीएस में सभी में एक टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है प्राचीन भारत के इतिहास का, कि मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ और किस प्रकार से हुआ। अगर दोस्तों हम इस पर चर्चा करें तो अधिकांश इतिहासकार एक बात को कहते आए कि मगध साम्राज्य जो 16 महाजनपदों में से एक था, सबसे शक्तिशाली सिर्फ इस वजह से हुआ था क्योंकि उस साम्राज्य में जो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश या मौर्य वंश के शासक जो हुए वो एक से बढ़कर एक महान शासक पैदा हुए। चाहे बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग, कालाशोक, महापद्मनंद, घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या अशोक, इन सभी ने उस मगध साम्राज्य को चार से चांद लगा दिए और उसको इतना विस्तृत कर दिया कि उसकी जो सीमाएं हैं आज के बांग्लादेश से लेकर के अफगानिस्तान के काबुल कंधार तक और जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण भारत में कर्नाटक के क्षेत्र तक विस्तृत हो गई थी। एक छोटा सा महाजनपद जो कि देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल के लास्ट में डेवलप हुए 16 महाजनपदों में से एक, और इतना विस्तृत। तो बाद में जाकर के इसकी व्याख्या निकल करके आई कि नहीं, किसी भी राज्य में अगर एक से बढ़कर एक शासक हो जाए तो जरूरी नहीं है कि वो साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य हो जाए। क्यों? क्योंकि उस साम्राज्य को बड़ा होने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, और वो है उसके संसाधन। और इस संसाधनों के मामले में, भौगोलिक स्थिति के मामले में मगध बाकी अन्य 16 महाजनपदों से बिल्कुल अलग था, बहुत रिच था। और इसी को मैं आज एक छोटे से चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इसी के माध्यम से आसानी से आप इसको कैसे याद कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज थी उसकी नदियां। यह बात हम अच्छे से जानते हैं कि मगध साम्राज्य के क्षेत्र में नदियों का एक जाल था। गंगा, सोन, गंडक, फल्गु जैसी प्रमुख नदियां थी और इस क्षेत्र में इसका फायदा मिला। किसके लिए? व्यापार एवं परिवहन के लिए। तो सोचिए, आर्थिक समृद्धि के मामले में बहुत मजबूत हो गया। कृषि क्षेत्र के लिए उसके जल की सुविधाएं मिली, व्यापार के लिए उसके परिवहन के साधन मिले, क्योंकि सारे नगर एक दूसरे से नदियों के माध्यम से जुड़े हुए थे और सारे नगर नदियों के किनारे ही बसे हुए थे। एक चीज। दूसरी थी, अगर आपकी बात करी जाए तो वो क्षेत्र कैसा है? उपजाऊ भूमि और समृद्धि का स्रोत है। नदियों का किनारा है, गंगा नदी का पूरा तट है, पूरा क्षेत्र है और विभिन्न नदियों के संगम के आसपास बना हुआ है। तो देखिए, जलोढ़ मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी, जिससे बेहतरीन स्तर पर आपका अधिशेष उत्पादन हुआ। कृषि अधिशेष कहते हैं। और कृषि अधिशेष जब होता है तो ध्यान रखिए, अपने से ज्यादा जब पैदा होता, अपनी जरूरत से ज्यादा है, तो उस संसाधन का हम व्यापार के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसी से आप एक बड़ी सेना के लिए, बड़े प्रशासनिक वर्ग के लिए खाना पीना संसाधन जुटा सकते हैं, ठीक है ना। अतिरिक्त लोगों के लिए भोजन उपलब्ध करा सकते हैं और बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पोषण की सुविधा भी दे सकते हैं। तो ये उसने मगध के क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। तो ये देखेंगे तो आपकी नदियों का, और ये उपजाऊ भूमि यानी कि समृद्ध क्षेत्र है। और तीसरी विशेषता और भी थी जो इसी से जुड़ी हुई थी, वो थी यहाँ के वन संसाधन और खनिज क्षेत्र, जो कि सैन्य शक्ति के उत्थान के लिए बड़ी महत्वपूर्ण इसने भूमिका निभाई थी। और वो क्या है? दक्षिण बिहार, छोटा नागपुर के आसपास के क्षेत्र में लौह अयस्क के बयान आपके समृद्ध भंडार है और आज भी हैं। छत्तीसगढ़ का, झारखंड का इलाका जो है, आप देखेंगे तो पूरा का पूरा संसाधन ही संसाधन है। और उस लोहे के संसाधनों की खुदाई की गई। लोहे की खोज आप जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में हो चुकी थी, और उससे इन्होंने उन्नत कृषि और हथियार, लड़ने के लिए उपकरण और औजार, हथियार दोनों चीज बनाई। इससे एक तरफ आपकी कृषि के अधिशेष उत्पादन में और ज्यादा सहायता मिली, और दूसरी तरफ एक मजबूत सेना के लिए मजबूत हथियारों की एक पूरी श्रृंखला तैयार हुई, ठीक है ना। और तो और इसी घने वनों का आपको दोहरा लाभ एक और मिला। वो लाभ ये मिला कि लकड़ी के संसाधन मिले, जिससे आपने अपने नगरों के लिए क्या बनाए? दरवाजे, चौखट और तमाम तरह के संसाधन इस्तेमाल किए। साथ के साथ आपको हाथियों की एक बड़ी सप्लाई यहां से मिली, जो आपकी सेना का मजबूत आधार बन गई। हाथियों की सप्लाई। ये तीन चीजें हो गई। तो 1, 2, 3
और इस तरीके से आपने देखा चौथा आपके प्राकृतिक संसाधन, घने वन और हाथियों की सप्लाई, लकड़ी जिससे आपने हथियार भी बनाए, चाहे महाशिलाकंटक हो या रथमूषल हो या कोई अन्य चीज हो। एक चौथी चीज और भी थी, पांचवी चीज जिसे कह सकते हैं, और वो है आपके प्राकृतिक सुरक्षा एवं सामरिक राजधानियां। पूरे 16 महाजनपद में से आपके इस मगध क्षेत्र की जो प्रारंभिक राजधानी है राजगिर है, वो आपकी 5 पहाड़ियों से घिरी हुई एक क्षेत्र है जिस पर आक्रमण करना अपने आप में असंभव था। अभेद्य दुर्ग है, कोई इसके क्षेत्र तक कभी पहुंचा ही नहीं। राजगिर है, पहाड़ियों से घिरा हुआ, नेचुरल सिक्योरिटी। अब किसी भी राजा की कोई भी शक्तिशाली सेना वहां पर जाकर करेगी क्या? कैसे करेगी? संभव नहीं था। और तो और जब दूसरी राजधानी बनाई गई पाटलिपुत्र जो बनाई गई, वो नदी के बीच में बनाई गई। एक तरीके से देखा जाए तो नदी के बीच में एक तरफ आपकी सोन है, एक तरफ आपकी गंडक है, ठीक है ना, आपकी गंगा नदी है, उस बीच में आपकी बनाई गई पाटलिपुत्र जल दुर्ग और व्यापार का केंद्र बन गया। सुरक्षित, नदियों को पार करके ही वहां तक आपको जाना होगा पाटलिपुत्र में जब इसका निर्माण किया गया। तो बताइए कि यह उसकी सामरिक दृष्टिकोण है, सामरिक व्यवस्था है, जिसकी वजह से आपने इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को समझ लिया कि किस प्रकार से उसको व्यापार का लाभ मिल रहा था, किस प्रकार से उसकी सुरक्षा थी, किस प्रकार से उसके पास संसाधन थे। तो ये सारी चीजें थी। और जिस राज्य में ऐसी व्यवस्थाएं हों तो शासक थोड़े से अच्छे मिल जाए तो महान साम्राज्य बनते देर नहीं लगती। इस प्रकार कहा जा सकता है भौगोलिक श्रेष्ठता ने ही मगध का उदय किसी एक कारण से नहीं, बल्कि नदियों, उपजाऊ भूमि, प्राकृतिक सुरक्षा, प्राकृतिक खनिज जैसे संसाधनों ने मिलजुल करके इसको समृद्ध किया था। और आर्थिक और सैन्य और राजनीतिक सुदृढ़ता को इसने मिल करके एक आधार दिया था, एक मजबूत आधार दिया था। उसको अन्य जनपदों की तुलना में स्थायी बढ़त दिलाई थी और प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बना दिया था। सबसे विशाल राज्य प्राचीन भारत का, सबसे पहला। अब आप समझ सकते हैं। तो यह है आपका मगध के उदय को समझते हुए एक छोटा सा दृष्टिकोण। आराम से इसको समझिए, पढ़िए और देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। लेकिन अच्छे से इस पिक्चर को दिमाग में सेट कर लिए, कभी नहीं भूलेंगे, ये मैं डेफिनेटली आपको बोलता हूं। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।